नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं मनोज कुमार और आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आगामी एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं उनमें से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे टॉपिक करें कि जिनसे आपका बेस क्लियर हो, तो दोस्तों यही वो टॉपिक है जो आपका बेस बनाते हैं ताकि आपको स्टडी में भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उदारवादी और जो है उग्रवादी चरणों के बारे में, यानी कि हम नरम दल और गरम दल के बारे में जानेंगे। शायद आपने कभी सुना भी होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर इनको पूरी तरह डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। रटने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि रटने से जो है चीज़ें आपके 5 मिनट याद रहेंगी और मैं चाहूँगा कि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें, इसलिए हम समझने पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो वहाँ हमने जाना था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं हमारे ए.ओ. ह्यूम, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हमारा जो बम्बई में होता है 1885 में। ठीक है, वहाँ पर W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके सबसे पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, और महासचिव वहीं पर जो है ए.ओ. ह्यूम को बनाया जाता है। तो उस तरह समय समय पर कांग्रेस के अधिवेशन चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे इसका एक परिचय, कि आखिर हमने इसको जो है नरम दल और गरम दल नाम क्यों दिया। ठीक है, परिचय डिस्कस करेंगे। परिचय के बाद हम जानेंगे इसके कारण, यानी कि एक उदय के कारण, कि आखिर नरम दल और गरम दल का उदय कैसे हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे इसके प्रमुख नेता कि आखिर इसमें जो वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने ऐसे जो है आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, प्रमुख नेता के बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इसके जो है कार्यप्रणाली की, आखिर किस तरह जो है इन्होंने अपनी मांग रखी अंग्रेजों के सामने। ठीक है, फिर हम जानेंगे इसकी जो है कार्यप्रणाली के बाद इनकी मांगे जानेंगे। ठीक है, मांगे जाने के बाद हम इनके जानेंगे इनकी सफलताएं, कि आखिरी इनको क्या क्या सफलताएं मिली अपने अपने अनुसार अंग्रेजों का विरोध करके। फिर हम जानेंगे असफलताएं, और अंत में हम जानेंगे छोटा सा अंतर, जहां से आपकी सभी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चाहो तो दोस्तों हम ये चीज़ें जो हैं 5 या 6 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे ताकि आपका यहाँ से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और चीज़ें लंबे समय तक याद रहे, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे नरम दल के बारे में। दोस्तों नरम दल को हम कई नामों से जानते हैं, हमेशा आप याद रखिए। इसको हम जो है उदारवादी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है हम इसको कांग्रेस का प्रथम चरण और इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण। ठीक है दोस्तों, इसको हम कई नामों से जानते हैं। नरम दल को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमने जाना यहाँ पर, इसको हम उदारवादी भी कह देते हैं, कांग्रेस का प्रथम चरण भी कह देते हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण भी यदि हम कहते हैं तो वो हम नरम दल को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्रमुख नाम कि हम इनको किस किस नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर इसका उदय कैसे हुआ, इसका उदय क्यों हुआ, किसको हम उदारवादी कहते हैं, किसको हम गरम दल कहते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जो है हमारे उदारवादी और गरम दल, यानी कि हम कहते हैं नरम दल और गरम दल, इसको हम जो है कार्यप्रणाली के आधार पर बांटते हैं। कार्यप्रणाली, इनकी जो कार्यप्रणाली थी ना दोस्तों, कार्यप्रणाली के आधार पर हमने इनको नाम दिया है। कैसे? सबसे पहले नरम दल, दूसरे पे आते हैं हमारे गरम दल, फिर आते हैं हमारे गांधीवादी चरण, यहाँ मैं चरण भी लगा चरण। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हमारे क्रांतिकारी। ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी हमारे जो है बीच में आ जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नरम दल, कि आखिर नरम दल को हमने क्यों नाम दिया कि ये नरम दल कहते हैं। इसकी हमने कार्यप्रणाली का नाम दिया कि कार्यप्रणाली करती ये कह रहे थे कि हमें जो है ना, हम इनकी जो इन्होंने अंग्रेजों के सामने मांगे रखी वो किमने प्रार्थना याचिका,
इन्होंने अपनी मांगे जो है प्रार्थना याचिका के जो है हिसाब से अपनी मांगे जो है अंग्रेज़ों के सामने रखी, इसलिए हम इनको नरम दल का नाम दे देते हैं। तो यदि आते हैं हमारे गर्म दल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है। गर्म दल, नरम दल वालों को कहा कि आपकी मांगे तो अंग्रेज़ों ने नहीं मानी, आपकी जो काम वगैरह करने का तरीका है वो बड़ा बेकार है, हम तो अपने हिसाब से जो है अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। तो यही कांग्रेस का दूसरा चरण जो होता है, जिसको हम गर्म दल कहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या थी, इसकी थी हमारी जो है स्वदेशी, इसको अगर मैं शॉर्ट में करूं निष्क्रिय प्रतिरोध। यानी कि इन्होंने अंग्रेजों का पूरी तरह विरोध किया। यानी कि निष्क्रिय विरोध करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हम आपकी कोई भी नीति नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से अपना शासन चलाएंगे। यहाँ इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन किया, बहिष्कार किया, हड़तालें की, अहिंसक आंदोलन चलाए। तो इसी प्रकार जो है इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर हम इनको बांट देते हैं, उदारवादी को और जो है उग्रवादी को, यानी कि नरम दल और गर्म दल को। फिर हमारे गांधी जी आते हैं। गांधी जी यहाँ पर जो है प्रार्थना याचिका भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे अंग्रेजों के सामने, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामने हड़ताल भी करेंगे। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं हमारे उदारवादी और जो है गर्म दल के नेता, और इन चीज़ों का समावेश करके इन चीज़ों को जोड़कर जो है हमारे यहाँ पर गांधी जी जो है एक नए तरीके से जो है अंग्रेजों का विरोध करें। क्योंकि यहाँ पर नरम दल वाले भी विफल हो जाते हैं अंग्रेजों का विरोध करने में और गर्म दल वाले। फिर गांधी जी सोचते हैं कि ये दोनों ने, अंग्रेजों ने इन दोनों का दमन किया, क्यों ना है एक नई अपनी नीति बनाए। तो गांधी जी क्या करेंगे, यहाँ पर प्रार्थना याचिका भी करेंगे अंग्रेजों के सामने, और दूसरी जो बात है यहाँ पर उनके सामने वो क्या करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे, असहयोग आंदोलन भी करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों ने कभी भी जो है हिंसा को नहीं अपनाया दोस्तों, हिंसा का सहारा इन्होंने कभी नहीं लिया। तो एक होते हैं हमारे क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में हमारे महान नेता हमारे जो है भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, इन नेताओं के नाम आते हैं। और इन नेताओं ने दोस्तों अहिंसा का सहारा भी लिया था। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि हमने कार्यप्रणाली के आधार पर हमने नरम दल और गर्म दल को बांटा। हम नरम दल कैसे कहते हैं, जिन्होंने अपनी जो है मांगे अंग्रेजों के सामने किसके हिसाब से रखी, प्रार्थना याचिका के सामने, प्रार्थना याचिकाओं के माध्यम से रखी। और गर्म दल वालों ने कैसे रखी, निष्क्रिय प्रतिरोध करके, उनका जो है बहिष्कार करके, स्वदेशी को अपनाकर, ठीक है, इत्यादि प्रकार से अपने आंदोलन किए। तो फिर आते हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी क्या करेंगे, नरम दल और गर्म दल दोनों के तरीकों का समावेश करके जो है एक जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे। फिर आते हैं हमारे बीच में ही क्रांतिकारी क्या करते हैं, हमारे हिंसा का सहारा लेते हैं, जिसमें हमारे महान नेता भगत सिंह जी का नाम आता है, हमारे सुखदेव जी का, राजगुरु जी का, इत्यादि अनेक प्रकार के नेताओं का नाम आता है। तो ये थे हमारे गर्म दल और नरम दल का अर्थ। यानी कि आज आप समझ गए कि हम नरम दल आखिरकार कहते किसे हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है। आप देखोगे किताब में, तो अगर आप मेरी वीडियो को देखने के बाद आप किताब जरूर पढ़िएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन आप पहले पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको समझ में ना आए। बहुत सारे दोस्तों की चीज़ें बहुत सारे कठिन लगती हैं, इसलिए हम अनेक किताबों से पढ़ के आपके लिए कॉन्सेप्ट बना के लेके आए, ताकि आपके लिए चीज़ें हमेशा आसान रहे। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पर किसका, नरम दल का अर्थ जाना था अभी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके कारण कि आखिर ये उदय का कारण इसके क्या थे, कारण जो है हमने उदय के कारण जानने हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। परिचय। तो अब क्या जानेंगे हम इसके कारण कि आखिर जो है गर्म दल, अभी हम नरम दल के बारे में दोस्तों बात करें। नरम दल जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उदारवादी भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उग्रवादी भी कहते हैं, तो हम क्या जानेंगे अब इसके कारण कि आखिर इनका उदय कैसे हुआ। दूसरी बात है ए.ओ. ह्यूम, इसको आप जानते होंगे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो कांग्रेस की स्थापना है ना शुरू में दोस्तों, ये हमारे 18, अच्छा नरम दल का मैं अगर जो है इसकी कार्यप्रणाली जानूँ, यानी कि समय जानूँ, तो हमारा 1885 से लेकर लगभग जो है 1905 तक इसका समय जाता है, या आपको कहीं जगह 1-2 वर्ष किताबों में आगे पीछे मिल जाएगा, लेकिन लगभग जो है इसका समय 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है। तो हमारे एक जो कांग्रेस की स्थापना है, मैंने बात बताई थी कांग्रेस की स्थापना के बारे में, जो हमने बात की, तो वहाँ कांग्रेस हमने जाना था कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम यानी कि जो अंग्रेजी व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है। जब शुरू में इनके द्वारा स्थापना की जाती है, तो ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों का विरोध जो है बहिष्कार करें, आंदोलन करें, हड़तालें करें। तो ये चाहते थे कि अंग्रेजों का विरोध हम करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध हम करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम करेंगे
के प्रार्थना याचिका के माध्यम से। तो ए.ओ. ह्यूम के जो है प्रभाव शुरू में जो है कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा रहा, और ये हमारे सभी नेता कांग्रेस से आते थे, तो इस कारण जो है हमने शुरू में उदारवादी रुख अपनाया। तो ये थे कुछ कारण हमारे किसके, उदारवादियों के जो है उद्गम के। तो दूसरी जो बात है इसमें क्या आता है हमारा, एक तो ए.ओ. ह्यूम का प्रभाव था कांग्रेस में, और दूसरी जो बात है ये हमारे जो नेता थे, जैसे हमारे इसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे, जब प्रमुख नेताओं के बारे में बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे, फिरोज शाह मेहता के बारे में बात करेंगे, तो ये थे हमारे शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र का होना। तो ये हमारे जो उदारवादी नेता थे ना दोस्तों, उदारवादी जो नेता थे हमारे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी, उदारवादी, ये हमारे आते थे जो तो शहरी क्षेत्र से, तो शहरी क्षेत्र से आते थे ना हमारे, तो इन्होंने कभी भी जो है ज़्यादा बड़ी मांगे अंग्रेज़ों के सामने नहीं रखी। जैसे इन्होंने कभी भी किसानों के ज़्यादा बात नहीं की, किसानों के बारे में, ठीक है। और दूसरी जो बात है, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे जो है स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दो आप। तो इस प्रकार जो है ये हमारे शहरी क्षेत्र से आते थे, इन्होंने फुल टाइम काम कभी नहीं किया, थोड़े बिजनेसमैन आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है ना दोस्तों अंग्रेज़ों के सामने भारत के सुधारात्मक कार्यों के लिए मांगे तो रखी, लेकिन उतनी ज़्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं रखी जिस हिसाब से इन्होंने काम करना चाहिए था। तो ये जो हमारे शहरी क्षेत्र से नेता आते थे, इन्होंने कभी भी कांग्रेस के अंदर रहकर जो है किसानों के बारे में ज़्यादा समस्याओं को नहीं जाना, क्योंकि शहरी क्षेत्र से आते थे। आज भी हमारे जो नेता होते हैं ना, जो हम चुन के भेजते हैं कई बार, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं आपके यहाँ, तो वो नेता सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, आएंगे आपके पैरों पूर्व में गिर जाएंगे, वोट मांगने लग जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाएंगे ना दोस्तों, शहर में बंगला कोठी वगैरह बना लेंगे, फिर दोबारा मुड़ के गांव में नहीं आएंगे। लेकिन ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जो हमारे उस समय के नेता थे, बहुत महान नेता थे ये भी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन दूसरी बात जो थी, शहरी क्षेत्र से आते थे, इनको ज़्यादा समय लगता था गाँव में जाकर गाँव की समस्या को देखे वहाँ पर कैसे अंग्रेज़ों ने जो है किसानों को शोषण कर रहे हैं, मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग वो खत्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरी समस्या से परिचित नहीं थे जो हमारे जो है ये शुरू के नेता थे जो हमारे। तो इस प्रकार ये भी कुछ कारण रहा है हमारा इनका उदारवादी बनने का। तो तीसरी जो बात है वो है, इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो क्या, कांग्रेस की नींव रखी दोस्तों। हमारी कांग्रेस की नींव रखी थी जो हमारे उदारवादी नेता थे इन्होंने। यदि ये कांग्रेस ही शुरू में जो है अंग्रेजों का विरोध करने लग जाते, हड़तालें करने लग जाते हैं ना, उनको मतलब उनका विरोध करने लग जाते, उनकी हत्या करने लग जाते, तो क्या होता, कांग्रेस खत्म हो जाती। हमारे पास जो एक अच्छा संगठन था जिसमें हम रहकर पूरे राष्ट्रवाद का उदय कर सकते हैं पूरे देश में रहकर, तो वो कहीं ना कहीं संगठन जो है हमारा अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दिया जाता। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया वो क्या, इन्होंने कांग्रेस की नींव रखी दोस्तों। हमारे पास एक संगठन होना चाहिए था उस समय पूरे देश में अपनी बात रखने के लिए। आप देखेंगे कि 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना की जाती है, लगभग 1947 तक लगातार अंग्रेजों का इस संगठन द्वारा विरोध किया जाता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समय समय पर आते हैं और अंग्रेजों का विरोध करते हैं। हमारी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें हमारा जो प्रमुख असफलता हुई थी उसका एक सबसे बड़ा कारण था हमारे पास एक अच्छा संगठन नहीं था दोस्तों। तो हमारे पास कांग्रेस की नींव रखी गई है जो हमारे उदारवादी नेता थे इनके द्वारा। यदि ये शुरू में ही अंग्रेजों का लगातार विरोध करने लग जाते, उनका तरह तरह कैसे के अहिंसा के सहारा लेकर, तो अंग्रेज क्या करते, इस संगठन को खत्म कर देते। तो सबसे बड़ा काम हमारे उदारवादी नेताओं ने किया वो किया, कांग्रेस की नींव का निर्माण किया। तो ये थे हमारे उदारवादी के कुछ कारण कि आखिर इनका उदय कैसे हुआ, ये कैसे उदारवादी बने। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके बारे में, प्रमुख नेताओं के बारे में कुछ बातें कि इनमें से प्रमुख नेता आखिर कौन कौन थे। दूसरे बारे में क्या जानेंगे, प्रमुख नेता हम वो नेता जानेंगे दोस्तों जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाम आता है हमारा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जानेंगे। तो ये जो हमारा जो कांग्रेस की जब स्थापना होती है ना दोस्तों, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो हमारा 1885 में बम्बई में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस की, जैसे मीटिंग वगैरह होती है। अधिवेशन का मतलब होता है सेशन, मीटिंग वगैरह। तो वहीं पर हमारे जो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी से, ये प्रथम क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कांग्रेस के, प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो वहीं पर हमारे महासचिव होते हैं जो हमारे ए.ओ. ह्यूम को वहीं पर जो है मुंबई में ए.ओ. ह्यूम को महासचिव बनाया था। लेकिन WC बनर्जी जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों इस बात को। दूसरे नंबर पे आता है हमारे दादा भाई नौरोजी, महान नेता दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। जितनी तारीफ की जाए इस महान शख्स के बारे में उतनी कम, क्योंकि दादा भाई नौरोजी सबसे पहले व्यक्ति थे ब्रिटिश संसद में चुनाव जीतने वाले, सबसे पहले व्यक्ति ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि बोल सकते हैं, प्रतिनिधि
ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि इन्होंने वहाँ पर चुनाव जीता। ठीक है, ब्रिटिश तंत्र में चुनाव जीत कर जाने वाले। ठीक है दोस्तों, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से नेता से जो सबसे पहले जो है चुनाव जिन्होंने ब्रिटिश संसद में जीता था यार, जीत कर वहाँ पर पहुँचे थे, तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। महानेता थे। इनके बारे में और भी प्रमुख बातें हैं कि जैसे इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दोस्तों। निष्कासन, जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंग्रेज अपनी कोई वस्तु भारत में लेकर आते थे ना दोस्तों, तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था। लेकिन जब हमारे भारत से कोई वस्तु अंग्रेजों के यहाँ जाती थी, या हमारे जो छोटे छोटे उस समय बचे कुछ उद्योग जो बच गए थे, तो वो कोई काम वगैरह करते तो उन पर अंग्रेज करते भर भर के टैक्स लेते थे। तो हमारी जो सेना थी उस पर भी अंग्रेज बहुत अधिकार जो है खर्च कर रहे थे, जबकि इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो खर्च सारा भारतीय पैसे से किया जाता। तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, बहुत गलत है, आप हमारे भारतीय धन का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे भारतीयों को सुविधाएं तो कम मिल रही हैं, लेकिन अंग्रेजों का इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया था। और हमारा इनका जो है 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे हमारे, उसके अध्यक्ष भी हमारे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और चौथी जो बात है इनके बारे में, वो है एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, वह कि इन्होंने एक तो 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन किया, और दूसरा 1893 में, और एक 1906 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन लिया। यानी कि 3 बार। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कब कब बने, 1886, 1893 और 1906 में। जब ये 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो हमारा लगभग कलकत्ता में होता है, शायद कलकत्ता में। तो 1906 में कलकत्ता में क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की बात की थी, तो वो तो हमारा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है स्वराज्य की बात की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज्य की बात की गई थी, तो वो था हमारा कलकत्ता का अधिवेशन। वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई थी, हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। कई बार एग्जाम में बहुत घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चीज़ों को इस तरह डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे इनके, तो एग्जाम में दोस्तों आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या जाना कि ब्रिटिश संसद में चुनाव जीतकर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और 1886 में जो है ये कांग्रेस के सबसे दूसरे अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और दूसरी जो बात है हमारी 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में क्या किया था, स्वराज्य की बात की थी। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे पहला जो अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे अगले नेता के बारे में। तो वो थे हमारे दोस्तों अगले गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सभी ने सुना भी होगा, महात्मा गांधी जी के गुरु। ठीक है दोस्तों, एक तो सबसे बड़े क्या थे, ये तो थे अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी थे। और दूसरी जो बात है संविधानवाद में, संवैधानिक मांग, संवैधानिक मांग में दोस्तों इनका पूरा विश्वास था। आप देखेंगे इनसे जो है ना गांधी जी भी पूरे प्रभावित होते हैं, गांधी जी भी इनके जो है विचारों पर चलते हैं। और ये जो है आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है ये कि जो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। और यदि आप किसी को कोई अपना गुरु बनाते हैं, इतने महान नेता को गुरु बनाए, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो महात्मा गांधी जी ने एक काम किया था, इन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारे गांधी जी द्वारा लिखी गया। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक वीकली न्यूज़ पेपर आता था उस समय, वो था हमारा हितवाद। ये हमारा इंग्लिश में था दोस्तों। हितवाद न्यूज़पेपर के जो है लेखक कौन थे, या इसके जो है मालिक या कुछ भी कह सकते हैं आप, संपादक कौन थे, तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हितवाद का किस संबंध किससे है, तो ये थे हमारा न्यूज़पेपर एक प्रकार का। ठीक है, तो इसके जो है लेखक कौन थे, वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि संपादन हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जिसमें इन्होंने समय समय पर जो है अंग्रेजों का विरोध किया, हमारे चाहे उदारवादी तरीके से किया, चाहे कैसे भी किया। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की कार्य प्रकृति कैसी थी, तो वो तुम्हारी अहिंसात्मक संवैधानिक थी। तो ये कौन से चरण से
संबंध रखते थे, हमारे कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंध रखते थे, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा चरण था, पहला चरण था, तो ये कौन से नेता थे, हमारे उदारवादी थे या उग्रवादी थे, तो ये थे हमारे उदारवादी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान ली है दोस्तों। इनके बारे में ना मैं, जैसे हमारे लाला लाजपत राय जी, अभी हम बात करेंगे, मतलब जो भी नेता आएंगे इसमें, उनके बारे में बीच बीच में समय जब भी लेगा तो अलग से एक एक उनके परिचय की वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो चौथे नंबर पर नाम आता है हमारा बरूदीन तैयब जी। इसके बारे में आप एक हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने जो क्या किया था, हमारा कांग्रेस का तीसरा शायद जो चौथा अधिवेशन हुआ वो क्या था, और ये इन्होंने एक महान जो इसके बारे में बात है वो है हमारे ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पहले के भी एसएससी एग्जाम में शायद मैंने देखा था, प्रीवियस ईयर के पेपर मैं देख रहा था काफ़ी दिन पहले भी, तो उसमें पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे बरूदीन तैयब जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें पता चलता है कि कांग्रेस में है ना दोस्तों मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, हिंदू भी जुड़ रहे हैं, आगे देखेंगे कि आप अनेक धर्म के लोग जो है कांग्रेस में समय समय पर आएंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस की जो बातचीत है ना अभी पूरे भारत में फैल रही है, क्योंकि उसके साथ मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि बरूदीन तैयब जी का जब नाम आए तो हमारे कांग्रेस के पहले मुस्लिम थे। तो इसी प्रकार अन्य नेता भी है, जैसे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक है, या कांग्रेस पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ऐसी बात क्यों कही थी इन्होंने? तब इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ना अभी शुरू में बनी है, इसके साथ अभी पूरे जो है ये सिर्फ अभी शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, हमें अगर अपने इस दोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें गाँव के लोगों को भी जोड़ना होगा। तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी कि पूरी जनता इसके साथ नहीं जुड़ी है, हमें ज़रूरत है गाँव दर जाके शहर जितने भी हमारे जहाँ तक पूरा हमारा देश फैला हुआ है, हमें सभी को इस जो है कांग्रेस पार्टी से जोड़ना होगा, ताकि हम इसमें रहकर जो है अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो फिरोज शाह मेहता जी ने क्या कहा था, हमारे कांग्रेस पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जो डब्ल्यू बनर्जी के बारे में बात करें, दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले, एक है हमारे कृष्ण देव रांडे, महाकृष्ण देव रांडे, ये भी हमारे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से थे। और एक थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों ये बातें हमेशा याद रखिएगा आप कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से कौन कौन से हमारे नेता हैं, तो वो थे हमारे डब्ल्यू बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बय्युद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, कृष्ण देव रांडे और जो है हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एग्जाम में ये आपको 3-4 नेता दे दिए जाएंगे, 2 या से आप हमारे दादा भाई नौरोजी दे, गोपाल कृष्ण गोखले दे दिए, और 2 हमारे और दे देंगे, जैसे गांधी का नाम दे दिया, या हमारे भगत सिंह जी का नाम दे दिया ऑप्शन में, या फिर हमारे जो है लाला लाजपत राय जी का नाम दे दिया। लेकिन आपने वहाँ पर किस पे टिक लगाना है? यदि उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन से हैं, तो हम अपने दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले पर टिक लगाने। तो ये प्रमुख नेता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि कांग्रेस के जो है उदारवादी नेता कौन से, या उदारवादी इनमें से कौन से व्यक्ति हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा वो कुछ गरम दल के नेताओं के बारे में दे देगा, जैसे जिसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो आपने वहाँ पर टिक लगाना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ ज़्यादा मुश्किल हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने इनके बारे में आपको वो भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के जो गरम दल का अगला चरण है, वो है हमारी इनकी कार्यप्रणाली की। आखिर इनकी कार्यप्रणाली क्या थी? यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कार्यप्रणाली। आखिर हमने इनको जो है नरम दल क्यों कहा? इनकी कार्यप्रणाली से भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले किया, इन्होंने प्रार्थना याचिका, ठीक है, और जो है प्रार्थना याचिका और थोड़ा थोड़ा नमस्कार वगैरह का, मतलब इस तरह इन्होंने जो है ना पूरी तरह अंग्रेजों का विरोध बहिष्कार करके आंदोलन करके नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जैसे कोई अपनी बात रखनी है अंग्रेजों के सामने, सबसे पहले तो कहीं अंग्रेजी मिले, हाँ जी हमारी बात सुनिए, इकट्ठे को चले गए 3-4 व्यक्ति, है ना। जैसे भी आप भी स्कूल में कई बार जाते हैं, आप कई बार टीचर के आगे करते हैं, मैडम जी नमस्कार, मुझे आज ये काम है वो काम है। कई बार एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं आप कि मैंने तो घर जल्दी जाना है या मैं कल नहीं आऊँगा। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने क्या किया, प्रार्थना याचिका के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखी। तो उनकी कार्यप्रणाली क्या थी? प्रार्थना याचिका,
ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उदारवादियों की कार्यप्रणाली क्या थी, तो वो आपको वो लिख देगा प्रार्थना, याचिका, और दूसरी बात लिख देगा हमारा बहिष्कार, और फिर लिख देगा हमारा जो है हड़ताल। तो आपने किस पर टिक लगाना है, इनमें से ए और बी ठीक होंगे, कौन कौन से, प्रार्थना और याचिका। इसकी कार्यप्रणाली से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। और तीसरी जो बात आती है हमारा, इनकी मांगे क्या थी, मांगे क्या थी इनकी प्रमुख जो है ना दोस्तों 11 मांगे थी। 11 मांगे में से मैं आपको प्रमुख बताता हूँ। सेना में कमी, सेना में ब्रिटिशों की कमी, ठीक है, ब्रिटिशों की कमी, सेना में ब्रिटिशों की कमी होगी हमारी, और हमारा जो है धन निष्कासन से हमारा मतलब क्या है कि जो हमारे दादा भाई नौरोज थे, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो है बाहर जो है हमारा धन लेके जा रहे हैं, बहुत बात गलत है। तो जब अंग्रेजों ने इन अंग्रेजों के सामने बात रखी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक जो है बैल आयोग का गठन किया, जो हमारा 1897 में शायद किया जाता है। तो उसमें जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं, महात्मा गांधी के गुरु होते हैं जो, और एक होते हैं हमारे दिनेश वाजा को उनका जो है मेंबर बनाया जाता है, किसका, वेल्बी आयोग का। गठन कब किया गया था, हमारा 1897 में। किसके कहने पर गया था, दादा भाई नौरोजी की मांग के आधार पर। तो इसके अध्यक्ष इनमें कौन कौन से कांग्रेस के सदस्य थे, तो होते हमारे, एक थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और एक थे हमारे दिनेश वाचा। तो इन्होंने क्या किया था, इसके माध्यम से इन्होंने जांच पड़ताल की थी कि अंग्रेज किस प्रकार से जो है खर्च कर रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा धन भारत से क्यों ले जा रहे हैं, टैक्स फ्री वो क्यों, मतलब हमारे भारत में ज़्यादा टैक्स है, थोड़ा उनका भी कम कर दिया। तो इस प्रकार की बातचीत उसमें थी। तो वेल्बी का गठन भी हमारा एक इसके जो है पर कांग्रेस के प्रथम चरण में किया गया था, यानी कि उदारवादियों की मांगों पर किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, एक तो कि जैसे हमारा, हाँ, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, उनमें आपको मिलेगा कि एक तो मिलेगी भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, और उसमें जो है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो उसी प्रकार की मांगे हमारे उदारवादी नेताओं ने किया था, भाषण, ठीक है, हम भाषण देश के हम अभिव्यक्त कर सकें, यानी कि हम यही उस समय मीटिंगें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले हमारे लोगों को अंग्रेज इकट्ठा होने भी नहीं देते। तो इन्होंने कहा कि हमें भाषण, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता दे, जो हमारे मौलिक अधिकारों में जुड़े हैं। हमारे मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, शायद 35 तक, ठीक है। तो हमारे तो कहीं ना कहीं जो है उस समय भी जो है अंग्रेजों के सामने जो उदारवादी नेता थे, हमारे नरम दल के नेता थे, उन्होंने उस समय भाषण, व्यक्ति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग जो है अंग्रेजों के सामने रखती थी। और सबसे बड़ा जो क्या है इसका उद्देश्य, ये दोस्तों कभी नहीं बोलना, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है या फिर बनेगा पक्का, मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ जब भी इसके बारे में बात आएगी नरम दल के बारे में। तो वो क्या है हमारा, कि आखिर जो है जो नरम दल थे, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था हमारा सीमित स्वशासन। किसके अंतर्गत, हमारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। जो हमारे ये नेता थे ना दोस्तों, हमारे उदारवादी नेता थे जो हमारे, इनका मानना था कि अंग्रेज जो भारत में आए हैं वह भारत का भला करने आए हैं, हमारा भारत का भला करने आए हैं। तो इनका क्या उद्देश्य था, इनकी क्या मांग थी, ये मांग वाला पॉइंट यही आ जाएगा, हमारा 4th पॉइंट था। जो इनकी मांगे थी कि हमारा जो है अपना ये जो है जो अंग्रेज जो है हमारे भारत का उद्धार करने आए हैं, क्योंकि ये हमारे जो है अंग्रेजी शिक्षक थे। जो हमारे इसके प्रथम चरण के जो नेता थे हमारे, वो अंग्रेजी की शिक्षा से प्रभावित थे, और इनका मानना था कि अंग्रेज भारत में सुधार करने आए हैं। इसलिए इन्होंने जो क्या किया, अंग्रेजों के सामने सीमित शासन की मांग रखी। जैसे आपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को शासन दे दिया कि कुछ शासन की जो शक्तियां हैं हमें दें, और आप भी हमारे यहाँ पर बने रहे। लेकिन जो हमारे गर्म दल के नेता हुए, जिनके बारे में भी बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम जो है सारा शासन चलाएंगे, क्योंकि आपकी न्यायप्रियता तो है अंग्रेजों के लिए बनी है, आप भारतीयों पर लगातार दमन कर रहे हैं, हम अपना शासन पूरी तरह चलाएंगे। लेकिन हमारे नरम दल के नेताओं का मानना था कि हमें जो है सीमित स्वशासन आप दे दिए, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दिया है। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नरम दल के लोगों का उद्देश्य क्या था, वो था हमारा सीमित शासन, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिर इनकी सफलताएं क्या थी। मांगों के बारे में हम बात कर ली, कार्यप्रणाली के बारे में हमने बात कर ली, तो इनकी सफलताएं क्या थी, आखिर क्या क्या इनको सफलताएं मिली। सबसे बड़ा तो जो उनका कारण था वो था हमारा, सबसे बड़ा सफलता क्या मिली इनको, कांग्रेस की नींव। कांग्रेस की नींव दोस्तों, कांग्रेस की नींव जो है हमारे प्रथम जो उदारवादी थे इनके द्वारा रखी गई। ठीक है, और दूसरी जो बात है, इन्होंने जो क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना,
राष्ट्रवाद की भावना, इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे इससे पहले हमारे पास एक संगठन नहीं था, ना ही हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह थे, तो इन्होंने समय समय पर प्रार्थना याचिका के माध्यम से पूरे भारत में जो है लोगों को जागृत किया कि हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेज आपको शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज ऐसे ऐसे मतलब कार्य प्रणाली कर रहे हैं, हम आप हमारे साथ जुड़ी, हम अंग्रेजों के सामने आपकी मांगे रखेंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का काम भी जो है हमारे नर्म दल के नेताओं के द्वारा किया गया। और जो है अन्य भी मतलब इनकी सफलताएं रही, जैसे कि हमारे जो है पूरे भारत में कांग्रेस का प्रचार करना, कांग्रेस का प्रचार। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कभी मुंबई में अधिवेशन करा लिया, कभी कलकत्ता में करा लिया, कभी नागपुर में करवा लिया। तो इन्होंने अलग अलग जगह पर जो है अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अलग अलग जगह पर रैलियां निकाल कर उसका जो है लोगों को जागृत करने का काम किया। ठीक है, असफलताएं क्यों मिली इनको, असफलता वाले कौन से कारण थे जो ये असफल हुए, असफल क्यों हुए। दोस्तों सबसे पहली बड़ी बात तो जो है अंग्रेजों ने इनकी ज़्यादा बातें नहीं मानी, क्योंकि ये क्या करते थे, प्यार से चले गए, प्यार से आ गए, अंग्रेजों को माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनकी जो मांगी थी अंग्रेजों ने नहीं मानी, तो इनकी ये सफलता के कारण थे। लोगों का उनसे विश्वास उठने लगा कि हम आपके साथ जुड़े हैं, आपकी तो कोई हाँ मुझे लेके गए, तो हमारी तो अंग्रेजों ने बात भी नहीं मारी। अंग्रेज लगातार भारत का विरोध कर रहे थे, भारतीयों पर दमनकारी नीति अपना रहे थे। इसी प्रकार हमारा बंगाल जब विभाजन होता है तो उसका भी जो है पर सबसे बड़ा कारण जो है इसकी असफलताओं का कारण बनता है। फिर वहीं से हम जानेंगे कि आखिर हमारे कैसे अब जो है उग्रवादियों यानी कि हमारे गर्मपंथियों का जन्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हमारे जो है नरम दल और गर्म दल के बीच में जो है यहाँ पर से फूट पड़ने वाली है, यानी कि हम पहुँचेंगे अब गर्म दल के ऊपर कि आखिर गर्म दल का जो है उद्देश्य क्या था, इनका जो है कैसे कैसे उदय हुआ, परिचय। यही पॉइंट जो हमने यहाँ पर सेम के सेम गर्म दल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको बुक्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेंगी पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में दी हुई है। तो मैं आपके लिए ये चीज़ें आसान बना रहा हूँ, इसलिए आप चीज़ों को अंत तक देखिए। दोस्तों 5 मिनट वाला काम यदि आप करोगे ना, तो दोस्तों 5 मिनट क्या आपका पूरा 1 घंटा एग्जाम में ख़राब हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दोस्तों बीच बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, अब वो टाइम चला गया कि ऊपर से पूछ लिया तो मतलब है ना आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको चीज़ों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में। तो आखिर इनका परिचय क्या था, वही कार्यप्रणाली जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर हम इनको बांटते हैं, क्योंकि हमारे जो उदारवादी थे उन्होंने प्रार्थना याचिका के माध्यम से अपनी अंग्रेजों के सामने बात कर रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है बहिष्कार, हड़ताल के माध्यम से जो है अंग्रेजों का विरोध किया। और इसमें हमारे लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों नेताएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण थे। हमारा गर्म दल था, जो हमारा उग्रवादी नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ परिचय से संबंधित कुछ बातें, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सॉरी दोस्तों, उग्रवादी बड़ी इंटरेस्टिंग से हम इनको जानेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इनका सामान्य परिचय जाना, और अब हम जानेंगे कारण कि आखिर इनके उदय के कारण क्या थे, जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इनके उदय के कारण क्या थे, सबसे पहली जो है हमारी क्या थी, हमारा उदारवादियों का विफल होना। उदारवादी जिनको हम नरम दल भी कहते हैं, उदारवादी विफल यानी कि असफल। जो हमारे उदारवादी थे वो अपनी जो है कार्यवाही में असफल रहे। तो इससे हमारे जो है कांग्रेस में जो नए नए नेता थे हमारे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कहा कि आपसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, अभी हम संभालेंगे कार्यवाल सवारा। आप क्या कर रहे हो, हैं अंग्रेज तो लगातार दमन कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम जो है नए तरीके से जो है कांग्रेस में रहकर जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इसमें क्या, एक तो उदारवादियों का सफल होना, दूसरी जो बात है बंगाल विभाजन यानी कि लॉर्ड कर्जन की नीति थी हमारी, लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। 1905 में क्या कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, क्या किया दोस्तों, बंगाल का विभाजन कर दिया। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया ना, तो उनका मानना था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो प्रशासन में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब प्रशासन करने में, इसलिए हमने बंगाल का विभाजन किया। लेकिन नहीं दोस्तों, उसके पीछे मंशा कुछ और थी। उनकी मंशा ये थी कि जो हमारा लगातार जो है कांग्रेस के अंदर जो है विरोध किया जा रहा था, लगातार जो है अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था, तो वो हमारा बंगाल की तरफ से किया जा रहा था। तो उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन जी ने क्या किया, यहाँ पर जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। जब हमारे उदारवादी नेता थे, उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे भारत के टुकड़े कर रहे हैं। तो इसका कारण भी जो है, उदय का कारण जो है हमारे गर्मपंथियों का, तो ये भी हमारा सबसे बड़ा कारण बना कि जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और जिसमें
सुधारवादी विचारों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे तिलक, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का गणेश और शिवाजी उत्सव। गणेश और शिवाजी उत्सव के माध्यम से इन्होंने जो है सुधारवाद काम किए, लोगों को जागृत किया, विचार फैलाने में कि भाई अब अंग्रेज हमारी प्रार्थना याचिकाओं की बड़ी बात नहीं मानने वाले, हमें थोड़ा उग्र होना पड़ेगा, हमें स्वदेशी बनाना पड़ेगा, हमें उनका अंग्रेजों का जो है बहिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है हमारा स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे उस समय, स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे। ठीक है, उस समय हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, हमारे कई और भी अन्य व्यक्ति थे जो जिन्होंने समय समय पर सुधारात्मक विचारों के साथ जो है लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनके उदारवादियों के जो हमारे उग्रवादी नेता थे, गर्म दल के जो हमारे नेता थे, उनके उदय के कारण क्या थे, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है जो है बंगाल का विभाजन, सुधारवादी विचारों में हमारे तिलक जी द्वारा गणेश और शिवाजी उत्सव में जो है अपने विचार प्रकट करना, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होना, और सबसे बड़ा जो कारण है अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना है दोस्तों, इसके ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय घटना का सबसे बड़ा प्रभाव क्या, सबसे पहली घटना क्या आती है हमारी, सबसे पहली घटना थी हमारी जो है एक इथोपिया देश है, इथोपिया जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, ये है हमारा अपना अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में हमारा देश पड़ता है। तो दक्षिणी अफ्रीका के जो है इथोपिया देश ने क्या किया, इथोपिया देश ने किसको दोस्तों, रूस को हरा दिया ना दोस्तों, इटली को हराया। तो जब इथोपिया ने इटली को हराया तो हमारे भारतीयों ने देखा कि एक दक्षिण अफ्रीका का देश इटली को हरा सकता है, यानी कि यूरोपीय हराए जा सकते हैं। तो उनके अंदर भी जागृत आई, भावना आई कि भाई इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अब अंग्रेज हराए जा सकते हैं, जब इथोपिया देश हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो इसी प्रकार जो है इथोपिया ने जब अफ्रीका का इथोपिया जो देश है वहाँ ने इटली को हराया तो उसका प्रभाव भी हमारे भारतीयों पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय घटना है दोस्तों। और एक होता है हमारा 1896 में, क्या होता है हमारे 1896 में हमारे जो एक देश है दोस्तों, अभी मेरे चल ये छोड़ो दोस्तों, आप 1905 में क्या होता है, 1905 में हमारा जो है सबसे बड़ी घटना जो होता है जापान के बारे में आपने जाना होगा। एक छोटा सा देश, इस देश ने क्या किया दोस्तों, इस देश ने जो है ना दोस्तों हमारे रूस को हराया। जब इस देश ने, छोटे से देश ने यूरोप को हराया तो ये खबरें भारत में फैलने लगी और भारतीयों ने सोचा कि जब एक छोटा सा देश जो है यूरोप के रूस को हरा सकता है तो हम एकत्रित होकर जो है हमारे ऊपर लगातार जो है अंग्रेज विरोध कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इकट्ठा होकर अंग्रेजों का विरोध करें। तो इससे भी जो है हमारे भारत में एक नवी जो है पीढ़ी का उदय हो रहा था, उसको जागृत की भावना मिली कि हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये थे हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय। इसी प्रकार हमारे रूस की क्रांति, एक रूस की क्रांति है तो ये दोस्तों रूस की क्रांति में वहाँ के जो राजा थे उसको हम जार कहते थे। तो वहाँ पर लोगों ने जो है राजा दमनकारी नीति अपना रहा था, जिस समय हमारे भारत में जो है लोग लगातार अंग्रेज जो है हमारे यहाँ पर जो है लगातार जो है अपना ये इसके अंग्रेज हमारा विरोध कर रहे थे लगातार। इसी प्रकार वहाँ के राजा थे वो भी रूस का जो है लगातार वहाँ के लोगों का जो है विरोध कर रहे थे, दमनकारी नीति अपना रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के राजा के प्रति क्या कर दी, क्रांति कर दी, उसको गद्दी से नीचे उतारने की। तो इसी प्रकार जब ये बातें भारत में पहुँच रही थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, पढ़े लिखे व्यक्तियों के माध्यम से, तो हमारे अंदर एक जोश आ रहा था। हमारे तिलक जी लगातार जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। आगे हम जानेंगे तिलक जी के बारे में कुछ बातें। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर उग्रवाद को यानी कि हमारे यहाँ पर गर्म दल के नेताओं को उत्साह रही थी, उनके अंदर जो है एक भावना भर रही थी, अब आओ इकट्ठे हो जाओ और अंग्रेजों का विरोध करो। तो ये थे कुछ हमारे कारण किसके, गर्म दल के उदय के। एग्जाम में पूछ लिए गए हैं दोस्तों। अगर एडवांस टाइप के क्वेश्चन कहूँ ना मैं कहाँ से बनेंगे तो यहीं से बनने वाले हैं। उदारवादी गर्म दल नेताओं के उदय के कारण क्या थे, तो वो थे इथोपिया का जो है अफ्रीका का इथोपिया का जो देश है उसको इटली को हराना, जापान द्वारा रूस को हराना, रूस की क्रांति का प्रभाव। ठीक है, इसी तरह बंगाल विभाजन का प्रभाव और सुधारवादी विचारों का। शायद ये आपसे नहीं पूछा जाए लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक बंगाल विभाजन और एक ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। एक हमारे आयरलैंड देश ने भी जो है उसमें ब्रिटेन को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो गई हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि हम जान लिया परिचय, प्रमुख नेता और सॉरी दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख नेताओं के बारे में, यानी कि हम परिचय में जान लिया इसके कारण और इसकी जो है कुछ सामान्य जानकारी। हम जानेंगे प्रमुख नेता कि आखिर इसमें प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, कौन से वो नेता थे जिनको हम जो है गर्म दल के नाम से जानते हैं। सबसे पहला था हमारे महानेता लाला
लाजपत राय, महानेता दोस्तों। लाला लाजपत राय कौन थे? हमारे पंजाब वाले इलाके से आते थे। और इनके गुरु कौन थे? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इनके गुरु कौन थे। मेजनी जो इटली के थे इनके गुरु थे, और अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए कोई ना कोई महान काम तो करेंगे ना उनके विचारों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक थी इनकी द ड्यूटी ऑफ मैन का इन्होंने क्या किया, उर्दू में अनुवाद किया दोस्तों। इनके लाला लाजपत राय कहाँ से आते थे? पंजाब से आते थे। इनके गुरु कौन थे? मेजनी थे। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। ये किनकी पुस्तक थी? ये मेजनी की पुस्तक थी। ठीक है, तो इन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी। एक थी हमारी अनहैप्पी ऑफ इंडिया। अगर मैं पुस्तकों की बात करूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, एडवांस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांस टाइप के कहीं नहीं मिलेंगे आपको, नोट कर लीजिए। अनहैप्पी ऑफ इंडिया और एक यंग मैन ऑफ इंडिया। ये कहीं पर मैंने एक दो पुस्तक में देखा है, कहीं पर एक यंग मैन भी लिखा हुआ है खाली, और कहीं पर लिखा हुआ है यंग मैन ऑफ इंडिया, यानी कि हम इसको यंग मैन ज़्यादातर किताबों में लिखा हुआ है। तो यंग मैन पुस्तक किसकी थी? हमारे लाला लाजपत राय जी द्वारा। और अनहैप्पी ऑफ इंडिया ये भी किसी पुस्तक थी? हमारे लाला लाजपत राय जी द्वारा। कहाँ से आते थे? पंजाब के इलाकों से आते थे। और द ड्यूटी ऑफ मैन जो पुस्तक इनके गुरु मेजनी जी ने लिखी थी, इसका इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। और सबसे बड़ी जो घटना होती है, यानी कि जब अपना 1928 में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, मृत्यु होती है। तो जब इनको मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन आया था उस समय भारत में, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इनकी जब मृत्यु होती है तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप इसको याद कर लिया, नोट कर लीजिए, कि मेरे शरीर पर पड़ी अंग्रेजों की एक एक लाठी जो है, अंग्रेजों का ताबूत होता है ना, जिसमें आप देखोगे जब हमारे कृष्ण जो धर्म के लोग होते हैं, उनको जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको एक बक्से में जो है, बक्से में कैद करके ऐसे धरती में दबा दिया जाता है। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के तबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो वही क्या करते हैं हमारे, जब भगत सिंह होते हैं, हमारे महान नेता सुखदेव होते हैं, राजगुरु होते हैं, वो उनकी मृत्यु का बदला लेते हैं, अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज इसकी मृत्यु से जो है हमारे भगत सिंह जी जो है बहुत प्रभावित होते हैं, उनके अंदर वो नई क्रांति को एक नया मोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे जब इनकी 1828 में मृत्यु है, तो ये शब्द किसने कहे थे? कौन से? कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में के कील का काम करेगी। तो वहाँ पर आपने टिक कर देता है हमारे लाला लाजपत राय जी द्वारा। ठीक है, तो ये थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे लाला लाजपत राय जी से। आगे हम बात करेंगे हमारे लाला लाजपत राय जी, और आगे हम बात करेंगे इसके तिलक जी। एक मिनट, पूरा नाम लिखते हैं, बाल गंगाधर, महान नेता थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। अभी इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा तो कहाँ से आते थे? सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से आते थे। और सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाले, सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाले, सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से नेता थे जो सबसे ज़्यादा बार जेल गए थे उस समय हमारे गर्म दल के नेताओं में से, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से थे? महाराष्ट्र के इलाके से आते थे। और जब ये जेल क्यों गए, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक इनके दो अखबार थे, इनके न्यूज़पेपर कौन से थे? हमारे समाचार पत्र एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये भी, कि ये समाचार पत्रों के संपादक कौन थे। तो एक तो इनका हमारा था, एक तो हमारा केसरी, दर्पण, एक था हमारा मराठा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर अंग्रेजों का समय समय पर विरोध करेंगे अपने न्यूज़पेपर से के माध्यम से। और आज के न्यूज़पेपर आप मीडिया वगैरह देख लो दोस्तों, क्या दिखाती हैं खबरें हैं, किसी ने आज ये खाया, किसी ने मतलब फलाने जो स्टार ने ये किया, आज हेमा मालिनी जी ने ये किया, अमिताभ बच्चन जी ने ये किया, पता नहीं क्या क्या खबरें दिखाते रहते हैं, डरते हैं। लेकिन यहाँ पर उस समय में दूसरे देश के जो लोग थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, हमारे भारतीयों का दमन कर रहे थे, उनका विरोध किया हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। समय समय पर अंग्रेजों की धूल चटाती दोस्तों। तब इन्होंने क्या करना है, अंग्रेजों ने समय समय पर इनको उठाना है और जेल में गिर देना। सबसे ज़्यादा बार जेल ले जाने वाले, एक बार 1908 में इनको 6 वर्ष के लिए दोस्तों, 6 वर्ष के लिए इनको जो है जेल में घेर दिया अंग्रेजों ने। और जब हमारे महानेता होते हैं ना, जो वो जेल में फ्री तो बैठेंगे नहीं, जब हमारे महानेता बाहर रहकर जेल से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं तो जेल में कैसे फ्री बैठ जाएंगे। तो वहाँ पर इन्होंने एक महान पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीत रहस्य। एक इन्होंने गीत रहस्य पुस्तक लिखी जेल में बैठकर। और हमारी जो एक जेल थी, हम एक दूसरी पुस्तक थी इनकी, हमारी कौन सी थी, वो आर्यों का निवास स्थान,
एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाए कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की कौन कौन सी पुस्तकें थी, तो वो हमारे गीत रहस्य, या फिर वो क्वेश्चन में देगा गीत रहस्य पुस्तक का संबंध किससे है, तो हमारे बाल गंगाधर तिलक से। या फिर पूछ लिया एग्जाम में कि आर्यों का मूल निवास स्थान का पुस्तक का संबंध किससे है, तो वो होता है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। तो कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका नहीं के बराबर छूटेगा। जब इनको 6 वर्ष के लिए जेल भेजते हैं ना हमारे, अब जब ये न्यूज़पेपर में भेजते, मतलब छापते हैं इश्तेहार वगैरह अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इनको बर्मा जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। बर्मा आपको पता है कि हमारे अपना पूर्व में पड़ता है, हमारे जो मिजोरम की तरफ उस समय दूसरा देश है जो हमारा, बर्मा जेल भी इतनी दूर जेल भेजा था दोस्तों उनको महाराष्ट्र से उठाकर अंग्रेजों ने। तो वहाँ पर भी चैन से नहीं बैठे, 6 वर्ष तक भेजा। तो वहाँ पर गीत रहस्य पुस्तक इन्होंने लिखी थी, आर्यों का मूल निवास स्थान भी इनके द्वारा पुस्तक लिखी थी। तो ये तो हमारे लाला बाल गंगाधर तिलक थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इन्होंने जो 2 उत्सव का इन्होंने जो है शुरू किया था, एक तो हमारा गणेश उत्सव, एक हमारा शिवाजी उत्सव। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रबंध जो है किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। क्यों किया गया था, क्योंकि दोस्तों इस जो उत्सव होते थे ना हमारे धार्मिक कार्यक्रम उस समय, तो ये हम वहाँ पर ये मीटिंग वगैरह करते थे, लोगों को जो है प्रेरित करते थे, उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे। तो इस प्रकार से हमारे जो है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अगले हमारे महानेता हैं हमारे विपिन चंद्र पाल जी, विपिन चंद्र पाल जो हमारे बंगाल वाले इलाके से आते थे। तो अगले हमारे नेता थे हमारे अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कौन से नेता, हमारे गर्म दल के नेता थे जो हमारे प्रमुख थे। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे गर्म दल के नेताओं के नाम बताओ, तो एग्जाम में आपको ऑप्शन में वो कुछ भी दे देगा, गांधी का नाम दे देगा, हमारे जो है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दे देगा, और इनमें से किसी नेता का नाम डाल देगा। आप कब क्वेश्चन ठीक करोगे, जब आपको ये याद हो। कैसे याद करना है आपने, लाल बाल पाल को के नेताओं के कौन से नेता आते हैं, तो उसमें से आपने लगाना था कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और अरविंद घोष। ये हमारे कैसे नेता थे, ये थे हमारे उग्रवादी नेता, यानी कि हमारे गर्म दल के नेता। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख नेताओं के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या मांगे रखी। इनकी मांगे दोस्तों अगर मैं कहूँ तो बाकी तो उनकी वही थी कि सेना में कमी की जाए, ये वो, हमें बोलने का अधिकार ये सब दी जाए। लेकिन इनकी प्रमुख मांग क्या थी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, या फिर इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं इनका उद्देश्य क्या था, इनका था स्व शासन, यानी कि अब हम अपना शासन जो है स्वयं चलाएंगे। यानी कि इन्होंने जो क्या किया, पूर्ण स्वराज्य की बात की। ठीक है दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य। इन्होंने कहा कि ये प्रार्थना पूर्थना या गाँव वाला काम हमें ठीक नहीं लगता जो गर्म दल के जो है नरम दल के नेता कर रहे हैं। हम अपना शासन जो है सब चलाएंगे, हम पैसा भी स्वयं खर्च करेंगे, हम हमारी सेना हमारी होगी, हमारी पुलिस हमारी होगी। तो पूर्ण स्वराज्य की बात जो है इन्होंने की। इनकी प्रमुख मांग क्या थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग दोस्तों, कि हम अपने अनुसार जो है अपना शासन चल जाएंगे। तभी ये क्या करेंगे, अंग्रेजों का लगातार विरोध करेंगे। और इनकी कार्यप्रणाली क्या थी, थर्ड पॉइंट हम भूल गए यहाँ पर, इनकी कार्यप्रणाली क्या थी। कार्यप्रणाली से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कार्यप्रणाली क्या थी, बहिष्कार। एक तो अंग्रेजों का हमने बहिष्कार करना है, यहाँ से इनको भगाना है। दूसरा हमने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों का मशीनी द्वारा कपड़ा यहाँ पर भारत में लेके आया जा रहा है उसको तुम ना पहनो, तुम सिर्फ भारत का कपड़ा पहनो, जिससे अंग्रेजों को यहाँ से हमने भगाने में सहायता मिलेगी। एक तो बहिष्कार किया, स्वदेशी किया, हड़ताल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इनके कुछ जो है कार्यप्रणाली के कारण। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि हमारे गर्म दल के नेताओं की कार्यप्रणाली क्या थी, तो आपको स्वदेशी, बहिष्कार, हड़ताल और जो है असहयोग, तो ये थे हमारे गर्म दल के नेताओं के कुछ कार्यप्रणाली। और उनकी मांग क्या थी कि पूर्ण स्वराज्य, हमें जो है आपके अधीन रहकर नहीं काम करना है। जैसे हमारे नरम दल के नेता को कहना था कि हमें जो है सीमित शासन चाहिए, आपके अंदर ही रहकर। लेकिन इन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हम अपना कार्यभार स्वयं जो है संभालेंगे। ठीक है, और इनकी सफलताएं क्या थी, सफलताएं दोस्तों वही कि राष्ट्रवाद का बढ़ावा देना। ठीक है, सफलताएं दोस्तों वैसे इनकी कुछ मिली जुली हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, लोगों को प्रेरित करना, पूरे देश में जो है लोगों में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी सफलता सबसे बड़ी क्या थी, इन्होंने जो हमारे नवयुवक थे ना,
नवयुवक इनकी कार्यप्रणाली से बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि भैया तो अंग्रेजों का लगातार विरोध कर रहे हैं। तिलक जी को जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, उनको जेल में घेर दिया, तो उससे नवयुवक जो है हमारे भारत में जो है राष्ट्रीयवाद से जुड़ना शुरू हो गए थे, हमारे इनके गर्म दल के नेताओं के माध्यम से। असफलताएं क्यों रही? असफलताएं वो हुई कि अंग्रेज कांग्रेस का विभाजन हो चुका था हमारा उस समय 1906-7 में, तो वहीं पर हमारे जो है एक लॉर्ड कर्जन जी ने कहा था कि कांग्रेस तो अपने पतन की ओर जा रही है, तो उससे जो कांग्रेस के 2 दल बन जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो है मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, और कांग्रेस में जो है हिंदू और मुस्लिम 2 दल बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे ये सफलता के कुछ कारण रहते हैं। लेकिन जो एग्जाम में जहाँ तक क्वेश्चन बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जानेंगे इसका थोड़ा बहुत अंतर कि यार हमारे गर्म दल और नरम दल में अंतर क्या था। ये आपकी एक रिवीजन हो जाए। नरम दल, यदि मैं नोट्स की बात करूं तो दोस्तों आप ये नोट्स कॉपी लेके जरूर बनाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ बोलते चले जाऊँगा, आप लिखिए। एक तो कार्यप्रणाली, इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी? इनकी कार्यप्रणाली थी दोस्तों, हमारी गर्म दल के नेताओं की कार्यप्रणाली थी कि प्रार्थना याचिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करते हैं। लेकिन गर्म दल के नेता क्या करेंगे? गर्म दल के नेता यहाँ क्या करेंगे? हमारे जो है स्वदेशी, बहिष्कार, हड़ताल इनके इत्यादि के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। लेकिन हमारे जो नरम दल के नेता थे, इन्होंने क्या किया? प्रार्थना याचिका के माध्यम से जो है अंग्रेजों का विरोध है। कार्यप्रणाली में प्रमुख नेता कौन से? हमारे गर्म दल के नेताओं में लाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो ये थे हमारे कुछ गर्म दल के नेता। और नरम दल के नेताओं में हमने बात की थी दादा भाई नौरोज, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, गोविंद देव रांडे। तो इस प्रकार से हमारे जो हमारे गर्म दल के नेता जिनके बारे में हमने डिस्कस पहले किया था नरम दल के नेताओं के बारे में। तो आगे बात आती है हमारी कार्यप्रणाली की। इनके नेताओं की मांग, इनकी मांग थी दोस्तों, हमारी गर्म दल के नेताओं की मांग थी पूर्ण स्वराज्य की मांग, कि हम अपना शासन स्वयं संभालेंगे। और नरम दल के नेताओं की हमारी मांग क्या थी? सीमित शासन की मांग, ठीक है। और क्या था हमारा उद्देश्य भी हमारा, चलो वही हो गया। तो ये थे कुछ हमारे इसमें कुछ अंतर हैं। वैसे आप वहीं से 4-5 और भी नोट कर सकते हैं कि इनमें जो प्रमुख नेताओं के ने क्या क्या काम किए, इसमें प्रमुख नेताओं ने क्या क्या काम किए। तो आप इस प्रकार का एक चार्ट बना लीजिएगा और उनमें अंतर आप जो है लिख लीजिएगा, जो हमने अभी अभी सारा कुछ डिस्कस किया है। तो ये थे हमारे कांग्रेस के प्रथम चरण और सेकंड चरण के आंदोलन के बारे में। आगे हम बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट में। तो दोस्तों ये हमारे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बेस के लिए, एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि सर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है पर आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, आजकल लोग छोट में पढ़ना चाहते हैं, तभी तो एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, फिर उनको नैतिकता वाली नॉलेज लाती है। वो क्या करेंगे, अब यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, 5 मिनट में ये कर लो, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 5 मिनट में वीडियो देखो, आपका ये एग्जाम, वो नरम दल पढ़ो, गरम दल पढ़ो। क्या है दोस्तों, आप जब तक चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे ना, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। एग्जाम में और यदि आप बैठते हो ना, तो आप ये चीज़ें पूरी समझ के जाओगे तो आपके अंदर एक थोड़ी रुतबा आएगा। कब तक आप शॉर्टकट करोगे? किताबों में पढ़ के देख लेना चीज़ बड़ी मुश्किल है दोस्तों, आपके लिए बड़ी आसान बनाई है मैंने कॉन्सेप्ट से, कई किताबों से लेकर ये सारी चीज़ें। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें सारी समझ आएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा दोस्तों टॉपिक ये पढ़ने के बाद। धन्यवाद।